अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से जावास्क्रिप्ट की इस मिनी ट्यूटोरियल सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा जावास्क्रिप्ट मिनी ट्यूटोरियल सीरीज का तीसरा हिस्सा है, मतलब पार्ट 3 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जनरेटर फंक्शंस के बारे में देखेंगे कि जनरेटर फंक्शन क्या होता है और हम उसको कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको मेरी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशन आपकी ईमेल में या आपके यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप उससे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो इससे पहले कि मैं अपने आज के वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ बढ़ूं, मैं आपको थोड़ी सी करेक्शन कर देना चाह रहा हूं कि अपने कॉल बैक की ट्यूटोरियल के बारे में, कि उसमें एक छोटा सा प्रॉब्लम था, लॉजिकल प्रॉब्लम था, कोई एरर वगैरह नहीं था। वो लॉजिकल प्रॉब्लम ये था कि यहाँ पर जब हम दोनों दफा फेच डाटा को फेच करते हैं तो पहले यूजर्स को भी वो मैप करता है और उनको भी इटरेट करता है। उसके बाद हमें चूंकि पोस्ट्स जो हमने डिस्प्ले करवानी है वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो हमने उनको एज इट इज पोस्ट को कंसोल डॉट लॉग में शो करना है। तो इसके लिए अब प्रॉब्लम ये थी कि वो हर पोस्ट को भी इटरेट करके कंसोल डॉट लॉग के थ्रू उसको डिस्प्ले करता है, तो विच क्रिएट मोर लूप्स, जो कि और ज्यादा लूप्स को क्रिएट करता है। हम ये चाह रहे थे कि जब एक यूजर आ जाए हमारे पास, उस यूजर की आईडी के बेस पे हमारे पास पोस्ट सारी आ जाए तो हम उनको सिंपली कंसोल डॉट लॉग में डिस्प्ले कर लें। लेकिन उस ट्यूटोरियल में, जो पार्ट 1 में कॉल बैक्स के ट्यूटोरियल में मैंने आपको ये जो कोड दिया था, इसमें ये इशू है कि ये भी इसको भी इटरेट करता है, क्योंकि वो दोबारा फेच डाटा करता है और जो उसको इस आईडी की बेस पर जितनी भी मिलती है पोस्ट, उन पर भी इटरेशन करता है, जो कि इलॉजिकल है। हमें उस पर इटरेशन नहीं करनी। तो इसका सिंपल सा सोल्यूशन था जो मैं यहाँ पर शेयर करना चाह रहा हूं, वो ये था। मैं इसको एक दफा अनकमेंट करता हूं। अनकमेंट करने के बाद मैं यहाँ पर सिंपली क्या करूंगा, ये जो हमारा फेच डाटा है इसको मैं एक और आर्ग्यूमेंट पास कर दूंगा ट्रू और फॉल्स की सूरत में। तो जिसको मैं इटरेट करना चाह रहा हूं उसमें मैं ट्रू दे दूंगा और जिसको मैं इटरेट नहीं करना चाह रहा उस पर मैं फॉल्स दे दूंगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने यहां पर ट्रू और फॉल्स उसको पास कर दिया एज अ सेकंड पैरामीटर, और थर्ड पैरामीटर हमारा जो है वो कॉल बैक फंक्शन है। अब यहां पर ये जो हमारे पास मैप का फंक्शन है, इस पर भी हम यहां पर एक चेक लगाएंगे। तो यहां पर एक मैं चेक का वेरिएबल ले लेता हूं, क्योंकि सेकंड पैरामीटर हमारा बुलियन है, ट्रू फॉल्स। तो यहां पर हमने उसको चेक वेरिएबल में सेव कर दिया। अब यहां पर मैं लिखता हूं इफ चेक, अगर तो चेक ट्रू है तो वो मैप वाला फंक्शन, ये वाला जो फंक्शन है, ये एग्जीक्यूट करे। तो इसको मैं यहां से यहां पर रख देता हूं। तो उसके अलावा अगर दूसरा है, मतलब एल्स की सूरत में अगर फॉल्स है वो डेफिनेटली, तो फिर वो सिंपली कॉल बैक कर दे डाटा को, जो हमारे पास डाटा है। तो इस तरीके से हमारा जो कोड है वो ज्यादा बेहतर हो जाएगा और उसमें इटरेशन का प्रोसेस जो है वो इनफाइनाइट नहीं होगा, बल्कि ये देख सकते हैं, मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूं। तो यहां पर अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्रोसेस है वो एकदम से कंप्लीट हो जाएगा और इस वक्त वो रेड में आपको डाटा भी नजर नहीं आ रहा होगा। तो यूजर पहले 10 यूजर फेच हो रहे हैं, फिर 10 यूजर, इसी तरीके से आप यहां पर अब देख रहे हैं कि यहां पर यूजर, फिर पोस्ट, फिर एल्बम्स। तो ये कॉल बैक फंक्शन जो है ऑटोमेटिकली कॉल बैक करते रहते हैं। तो इसका जो सोल्यूशन ये है कि हम पहले यूजर्स को फेच करना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद सारी पोस्ट को। तो ये उसमें प्रॉब्लम आ रही थी मेरे जो प्रीवियस कॉल बैक के कोड में थी। तो काइंडली इसको आप करेक्ट कर लीजिए और इस ट्यूटोरियल में बढ़ने से पहले आप ये एक थर्ड पैरामीटर जरूर लगा लीजिए। तो ये था प्रीवियस ट्यूटोरियल जो कॉल बैक्स का था, उसके बारे में एक फिक्स था। और आई एम श्योर आप अगर आपने प्रैक्टिस की होगी तो आपको भी नजर आया होगा कि वो एक प्रोसेस, क्योंकि हमारे पास जो एल्बम जब 5000 है तो वो हर दफा 5000 एल्बम को रिपीट करता है, इस एल्बम्स को, जिसकी बेस पर वो एल्बम्स जो हम गेट करते हैं, जिस यूजर आईडी की बेस पर हम उन एल्बम्स को गेट कर रहे हैं, उनकी बेस पर फिर हम यहाँ पर उस एल्बम आईडी, फोटो से एल्बम आईडी भी गेट करें। तो ये एक थोड़ा सा बग था जो लॉजिकल, वो मैंने फिक्स कर दिया। तो अब हम बढ़ते हैं आज के वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ।
तो चलिए हम अब देखते हैं जनरेटर्स को कि जनरेटर्स क्या होते हैं। तो हम चलते हैं जावास्क्रिप्ट मोजिला डेवलपमेंट नेटवर्क पे, जो कि mdm-developer.mozilla.org है। तो यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा होगा फंक्शन स्टार। तो बेसिकली द फंक्शन विद द स्टार डिक्लेरेशन डिफाइंस अ जनरेटर फंक्शंस व्हिच रिटर्न्स अ जनरेटर ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर सिंपल सी डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जो भी आप फंक्शन के बाद कीवर्ड जो है स्टार यूज करेंगे तो ऐसे फंक्शंस को जनरेटर फंक्शन कहा जाएगा। नीचे यहाँ पर आपको एक फंक्शन भी क्रिएट किया हुआ नजर आ रहा होगा जिसमें लिखा हुआ है फंक्शन, फिर उसके बाद लिखा हुआ है स्टार और फिर आगे लिखा हुआ है जनरेटर और फिर उसके अंदर एक आई एज अ पैरामीटर है। ये ऑप्शनल है, आप अगर जरूरत है तो आप पास कर सकते हैं, अगर जरूरत नहीं है तो आप उसको पास मत करें। तो अब इसी को हम यहाँ पर प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास वही प्रोजेक्ट ओपन है जो लास्ट हमने देखा था। तो यहाँ पर अब मैं फंक्शन लिखूंगा और FUNCT फंक्शन और उसके बाद मैं स्टार लगा के जनरेटर लिखूंगा। तो ये हमारे पास एक जनरेटर फंक्शन जो है वो क्रिएट हो चुका है। अब इसमें हम एक पैरामीटर पास कर सकते हैं, तो आई पैरामीटर ले लेता हूं। तो यहाँ पे मैं अब लिखूंगा यील्ड। अब जब भी आपने जनरेटर फंक्शन यूज करने हैं तो उनकी वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए आपने यील्ड का पैरामीटर यूज करना है। तो यील्ड आई लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं लिखूंगा यील्ड आई प्लस 10। तो ये हमने दो यील्ड की वैल्यूज। अब यहां पर मैं इस फंक्शन को इनिशियलाइज करूंगा। तो सपोज मैं कहता हूं लेट आई इज इक्वल टू जनरेटर। अब ये जो आई मैंने पास किया ये और ये डिफरेंट आई है। तो यहां पर अब मैंने लिख दिया 10। तो जब जैसे ही मैं इसको console.log आई करूंगा और उसको सेव करूंगा तो यहां पर हमारा जो नेटवर्क है, ये जो हमने कोड ओपन किया हुआ है इसमें, ये console.log में हमें यहां पर एक मैसेज आ गया कि ये एक जनरेटर है जिसके अंदर जनरेटर का स्टेटस है, फिर जनरेटर का फंक्शन है, जनरेटर रिसीवर है, जनरेटर लोकेशन है और स्कोप है। इसके अंदर 3 स्कोप्स हैं इसके, ये देख सकते हैं लोकल, स्क्रिप्ट और ग्लोबल। इनके बारे में हम बाद में देखेंगे कि ये क्या चीज है। फिलहाल अब ये हमारे पास एक जनरेटर है और इसकी टाइप जो है वो जनरेटर है। जिस तरह हम कोई भी वेरिएबल अगर ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो वो उसको ऑब्जेक्ट शो करता है। अब इसकी वैल्यूज को डिस्प्ले करवाने के लिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं console.log i डॉट नेक्स्ट। नेक्स्ट एक प्रॉमिस बेस्ड मेथड होता है जो कि इस पहली यील्ड को, जितने यील्ड होंगे उतने ही आपने नेक्स्ट लगाने होंगे। तो अभी मैंने एक नेक्स्ट लगाया आई डॉट नेक्स्ट। तो यहां पर आप देख सकते हैं अभी इसको वैल्यू एग्जीक्यूट होगी। तो यहां पर आप देख सकते हैं वैल्यू इसकी 10 है और डन फॉल्स है। तो यहां पर मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूं। तो ये इस तरीके से ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है जो हमारे पास नेक्स्ट का मेथड है। उसमें उसकी जो पहला पैरामीटर होता है वैल्यू, उसके अंदर वो करंट वैल्यू और उसके बाद उसका स्टेटस बताता है कि ये डन फॉल्स है या डन ट्रू है। अब चूंकि हमारे पास यहाँ पर एक यील्ड ये वाला है और उसके बाद एक यील्ड और भी है, तो वो इस यील्ड को डिस्प्ले करेगा। फिर जब हम नेक्स्ट console.log i डॉट नेक्स्ट करेंगे तो ये क्या करेगा, इस यील्ड को अब रिटर्न करेगा। तो यहां पर आप देखेंगे कि 10 और 20 हमारे पास इसका आंसर आएगा। 10 पहला यील्ड हुआ और 20 उसके बाद दूसरा यील्ड हुआ। तो ये अगर हम एक और दफा लिखते हैं console.log i डॉट नेक्स्ट, अब यहां पर ये एरर देने की बजाय हमें बताएगा कि इसकी वैल्यू जो है वो, यहां पर वैल्यू में हमारे पास अनडिफाइंड आएगा और उसके बाद जो डन है वो ट्रू है। इसका मतलब है वो ये हमें बता रहा है कि हमारा जो रिटर्न है वो डन हो चुका है। इसके बाद जितने भी आप नेक्स्ट लगाएंगे वो सब के सब जो है वो ट्रू रिटर्न करेंगे इस डन की वैल्यू को। तो मतलब कोई एरर नहीं आएगा इसमें आप डन जितने मर्जी कंसोल आई डॉट नेक्स्ट करते जाएं, वो अगर जितने भी इसमें यील्ड होंगे उतने वो फॉल्स करेगा और उसके बाद आपको डन की वैल्यू ट्रू देता रहेगा। अब इसका यूज हमारे पास क्या है, इसको यूज करने का मतलब हमें डन चेक करने का कब इसकी जरूरत पड़ती है, क्यों जरूरत पड़ती है। तो सपोज मैंने यहां पर एक वेरिएबल लिया है, सपोज मैं एक लेट आई इज इक्वल टू 1। अब मैं लिखता हूं while i इज लेस देन i प्लस 1 और यहां पर मैं लिख देता हूं yield i प्लस प्लस। ठीक हो गया। अब मैंने क्या किया, यहां पर एक लूप चलाया जो कि नॉर्मली अगर इस लूप को देखा जाए तो ये इनफाइनाइट लूप है।
इनफाइनाइट इसलिए लूप है कि हर दफा आई में एक इंक्रीमेंट होगा और साथ ही अगर यहाँ पर 2 होती है तो यहाँ पर वैल्यू 3 हो जाएगी। तो नॉर्मली अगर देखा जाए विदाउट जनरेटर्स के इस लूप को देखा जाए अगर, तो ये एक इनफाइनाइट लूप है, लेकिन इनसाइड जनरेटर ये एक फाइनाइट लूप है। मतलब जितने भी नेक्स्ट होंगे उतने ही ये दफा ये आई एग्जीक्यूट होगा, उससे ज्यादा ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। मतलब जितने भी आप नेक्स्ट लगाते जाएंगे उतने ही दफा आई की वैल्यू डिफरेंट प्लस उसमें होती जाएगी। मैं इसको सेव करता हूं तो आप देखिएगा यहां पर सॉरी आइडेंटिफायर आई वो कह रहा है कि अब चूंकि हमने यहां पर आई की वैल्यू दी हुई है पैरामीटर के तौर पर, तो मैं यहां पर इसको इस तरीके से ऑलरेडी ये एक ES6 का सिंटैक्स एरर है। तो खैर अब ये देखिए 10, 11 और 12 वैल्यू, तो डिफॉल्ट मैंने 10 पास किया था तो 10 प्लस 1 11 हो गया, और जो 10 है वो लेस देन 11 है तो उसमें एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। तो यहां पर क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, पहली वैल्यू आ गई 10। अब ये यील्ड आई करने के बाद उसमें उसने एक इंक्रीमेंट किया, इसलिए यहां पर पहली वैल्यू हमारे पास 10 आई। उसके बाद इसमें 11 वैल्यू हो चुकी है और जब यहां पर वैल्यू 11 है तो डेफिनेटली यहां पर 12 हो जाएगी। तो ये हमारा एक नॉर्मली अगर देखा जाए तो इनफिनिट लूप है, लेकिन इनसाइड जनरेटर ये एक फिनिट, मतलब जितने आप नेक्स्ट लगाएंगे। अब मैं इनको अगर 3 दफा और कॉपी कर देता हूं तो ये हमारा कोड 6 दफा एग्जीक्यूट होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहां ये 6 दफा एग्जीक्यूट हो चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ठीक है हमें समझ आ गई कि यील्ड करती हैं वैल्यूज को, हम मल्टीपल वैल्यूज को यील्ड कर सकते हैं। जैसे मैं यील्ड 1 लिखता हूं तो हमारे पास अब यहां पर जो वैल्यू रिटर्न होगी वो 1 होगी और ए की वैल्यू रिटर्न होगी। तो बाकियों में जो नेक्स्ट लगाए हैं उनमें डन जो है वो ट्रू हो गया और वैल्यू अनडिफाइंड। अब हम यहां पर यील्ड को ऐड करते जाएंगे, यहां पे 2, 3, 4, 5, हमने 6 टाइम इसको यील्ड किया तो 6 टाइम मैंने यहां पर यील्ड कर दिया, नेक्स्ट 6 टाइम नेक्स्ट किया तो 6 टाइम यील्ड किया। तो अब हमारे पास यहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर 6 वैल्यूज आ गई हैं। तो ये है हमारे पास बेसिकली जनरेटर, और इस तरह जनरेटर काम करता है, हम कोई भी वैल्यू को यील्ड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इसकी इंपॉर्टेंट इसका यूज है वो है होता है प्रॉमिस बेस्ड एपीआईज में। प्रॉमिस बेस्ड एपीआई से यहां पर मेरी मुराद जो सिंपलेस्ट पॉसिबल और डिफॉल्ट प्रॉमिस बेस्ड एपीआई है वो है फेच एपीआई। इसके बारे में मैं ऑलरेडी फेच एपीआई के बारे में ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बना चुका हूं। अगर आपने वो मेरा ट्यूटोरियल नहीं देखा तो अभी थोड़ी देर में आपको ऊपर टॉप राइट साइड पर उसका लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उसको देख सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की तरफ। तो यहां से मैं ये सारी चीजें खत्म कर देता हूं। अब हम देखते हैं कि अगर सपोज हम यहां पर यील्ड करते हैं फेच, और यहां पर मैं लगा देता हूं देन, और यहां पर इसका रिस्पॉन्स, और अब मैं ये यूज कर रहा हूं एरो फंक्शन जो कि ES6 में इंट्रोड्यूस कराया गया, और इसमें हमें रिटर्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, हम ऐसे ही इसको रिटर्न कर सकते हैं। तो यहां से मैं इस URL को ग्रैब कर लेता हूं जो हमारी जेसन प्लेस होल्डर की है, और यहां पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूं। तो जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा हमारे पास जो जनरेटर होगा, जनरेटर क्योंकि अभी हमने नेक्स्ट वैल्यू नहीं लिखी, तो हमारे पास जो जनरेटर है वो यहां पर आ जाएगा वैल्यूज फेच करने के बाद। तो ये हमारे पास आप देख सकते हैं, यहां पर मैंने इसको अभी सॉरी कंसोल डॉट लॉग नहीं किया, तो अब मैं करता हूं कंसोल डॉट लॉग आई डॉट नेक्स्ट। सिंपल मैंने इतना लिखा, सेव किया, और इसको दोबारा से मैंने एग्जीक्यूट किया। जैसे मैंने सेव किया जो लाइव रीलोड है इसमें ऑटोमेटिकली इसको रीलोड करेगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इसने हमें रिटर्न कर दिया है एक प्रॉमिस, चूंकि ये एक प्रॉमिस बेस्ड एपीआई है ये फेच एपीआई, तो इसने हमें एक यील्ड ने हमें एक प्रॉमिस रिटर्न किया है। अब इस प्रॉमिस को वैल्यूज में कन्वर्ट करने के लिए हम यहां पर लिख सकते हैं आई डॉट नेक्स्ट डॉट, अब इसकी हम लेंगे वैल्यू डॉट और उसके बाद लिखेंगे देन, और फिर उसके अंदर हम दोबारा से एरो फंक्शन यूज करेंगे और यहां पर लिखेंगे कंसोल डॉट लॉग डाटा। तो ये हमने कंसोल डॉट लॉग डाटा लिख दिया। तो अब हमारे पास इसमें प्रॉमिस बेस्ड को वो कन्वर्ट करेगा वैल्यूज में और हमें रिटर्न करेगा उसके अंदर मौजूद जितनी भी वैल्यूज हैं। तो अब ये देख सकते हैं हमें 10 यूजर्स, क्योंकि जो स्लैश यूजर्स है ये हमें रिटर्न करता है यूजर्स को। तो इस तरीके से हम यूजर्स की वैल्यूज को इजीली फेच कर सकते हैं यहाँ पर।
अब चूंकि यहाँ पर हमने पैरामीटर दिया हुआ है तो मैं क्या करता हूं, मैं इसको कॉपी करता हूं, यहां से कट करता हूं बल्कि, और इसको यहां पर पेस्ट करता हूं और यहां पर मैं लिख देता हूं URL। अब हम यहां पर डायनामिक URL पास कर सकते हैं जिस तरीके से हम नॉर्मली फंक्शंस क्रिएट करके करते हैं, और ये अगेन हमें वही प्रॉमिस रिटर्न करेगा, सेम डाटा हमें रिटर्न करेगा। तो देख सकते हैं दोस्तों, यहां पर हमारे पास फिर से वही डाटा। अब इसका फायदा ये हुआ कि यहां पर अगर मैं पोस्ट कर देता हूं तो हमें और कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है, सिंपली लूप जो है वो उस डाटा को हमें शो कर देगा। अब इसको ज्यादा और कस्टमाइज कर सकते हैं। मैं ये करता हूं कि हमारे पास ये URL जो है ये एक यूनिक URL है यहां तक, तो इसको मैं यहां से कट करता हूं और यहां पर इसको मैं पेस्ट कर देता हूं और यहां पर प्लस लगा देता हूं। तो प्लस की बजाय मैं यहां पर बैकटिक यूज करता हूं जो ES6 का सिंटैक्स है, ये बैकटिक, और यहां पर भी लगाता हूं मैं बैकटिक, सॉरी, और इसको लिखता हूं $, इस तरीके से। तो होपफुली कि आपको समझ आ गई होगी कि ES6 क्या चीज है। अगर आपको ES6 के बारे में नहीं पता तो इस पर भी मैं ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल बना चुका हूं, अभी थोड़ी देर में आपको उसका लिंक मिल जाएगा ऊपर टॉप राइट साइड पर, आप उसको देख सकते हैं कि ES6 में लेट, कॉन्स्ट और अदर वेरिएबल्स क्या है और एरो फंक्शंस कैसे यूज करते हैं। तो ये मैंने सेव किया इसको दोबारा से, तो अब यहाँ पर दोबारा से हमारे पास पोस्ट शो हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर पास कर सकते हैं, जैसे मैं अब एल्बम्स देखना चाह रहा हूं, मैंने एल्बम्स का पैरामीटर पास कर दिया, तो यहां पर हमारे पास एल्बम्स आ जाएंगी सारी। थोड़ा सा ये इंटरनेट ये देख सकते हैं 100 एल्बम्स आ गए हैं, एल्बम और उनका टाइटल। अब ना सिर्फ ये कर सकते हैं बल्कि आप इसको फर्दर कस्टमाइज भी कर सकते हैं, जैसे यूजर क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1, या सॉरी यूजर क्वेश्चन मार्क यूजर सॉरी ID इज इक्वल टू 1। अब मैंने इसको फर्दर कस्टमाइज कर दिया कि हमें सिर्फ वो यूजर चाहिए जिसकी ID 1 हो। तो मैं इसको सेव करता हूं, तो ये अब हमें एक ही यूजर की ID रिटर्न करेगा। यहां पर आप देख सकते हैं 0 सिर्फ रिटर्न हुई है, इंडेक्स 0, और इसमें एक ही यूजर हमारे पास रिटर्न हुआ है। इसी तरीके से मैं अगर यहां पर लिखता हूं पोस्ट वेयर यूजर ID 1, अब हमें सिर्फ वो पोस्ट शो होंगी जो कि सिर्फ यूजर 1 के साथ लिंक्ड हैं। तो ये 10 पोस्ट ऐसी हैं जिनकी यूजर ID 1 है, आप देख सकते हैं यहाँ पर console.log में क्लियरली नजर आ रहा है। तो इस तरीके से हम यूजर जनरेटर्स को यूज कर सकते हैं। अब एक जनरेटर से हम दूसरे जनरेटर को कॉल भी कर सकते हैं, ये फिर हमें एक जनरेटर और क्रिएट करना पड़ेगा, फंक्शन एक और क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसमें हम दोबारा इसको कॉल कर सकते हैं। तो यहां पर अगर मैं नीचे आऊं तो ये इसकी सिंपल एग्जांपल है जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। यहां पर आप MDN नेटवर्क पर भी आकर इसको देख सकते हैं। फिर यहां पर हमने रिटर्न स्टेटमेंट इन जनरेटर, तो यहां पर रिटर्न R लिखा हुआ है, तो इसके बाद जो वैल्यू नेक्स्ट होगी वो अनडिफाइंड, क्योंकि यहां पर ये रिटर्न कर रहा है तो ये वाली वैल्यू यील्ड नहीं होगी। अगर हम यहां पर रिटर्न लगा देते हैं, रिटर्न फॉल्स या ट्रू जो भी लगा देते हैं, और उसके बाद अगर कोई वैल्यू यील्ड करते हैं तो ये वाली वैल्यू यील्ड नहीं होगी। ये देखें मैंने यील्ड लगाया और फिर यहां पर मैंने लिखा console.log i.next, सेव किया। इसको सेव करने के बाद मैं वापस डॉक्यूमेंट में आया तो यहां पर आप देख सकते हैं वैल्यू इसकी फॉल्स है और डन जो है वो ट्रू हो गया। तो यहां पर अब हमने इसको रिटर्न कर दिया, तो ये यील्ड वैल्यू, ये वाली यील्ड नहीं होगी। मैं इसको दोबारा से कॉपी करता हूं, एक और दफा पेस्ट कर देता हूं, तो अभी आप देखेंगे कि अनडिफाइंड हमें लिखा हुआ नजर आएगा। तो यहां पर अब आप देख सकते हैं कि वैल्यू, मैं इसको क्लियर करके दोबारा रन करता हूं ताकि आपको साफ नजर आए। तो कहने का मकसद ये है कि जब वैल्यू यील्ड हो, रिटर्न हो जाता है, ये फंक्शन रिटर्न फॉल्स ट्रू जो भी है वो हो जाता है, जैसे यहाँ पर रिटर्न फॉल्स हो चुका है, तो उसके बाद जितनी भी यील्ड है वो काम नहीं करेंगे और हमारे पास जो नॉर्मल अनडिफाइंड और डन ट्रू का मैसेज आएगा। ये चीज आपने याद रखनी है। फिर इसके अलावा हम जनरेटर डिफाइंड इन एक्सप्रेशन में भी हम जनरेटर को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे मैं यहां पर लिखता हूं लेट GN या my gen इज इक्वल टू फंक्शन, और यहां पर अब हमें नाम देने की जरूरत नहीं है, हम इस तरीके से इसको तो इस तरीके से भी हम my gen को जनरेट कर सकते हैं। अब यहां पर हम my gen लिखेंगे।
एंड इट विल वर्क सेम उसी तरीके से काम करेगा जिस तरीके से पहले काम कर रहे हैं। देख सकते हैं आप, वही सेम प्रीवियस आउटपुट की तरह हमारे पास आउटपुट आ रही है। तो दोस्तों इस तरीके से हम जावास्क्रिप्ट के अंदर इनको यूज कर सकते हैं और इसकी स्पेसिफिकेशन आपको नजर आ रही है। तो यहाँ पर मैं इसके एक आपको स्लाइड भी दिखा देता हूं। यहाँ पर मेरे पास आई थिंक ये, तो इसको ओपन करते हैं डॉक्यूमेंट को। तो यहां पर हमारे पास आप देख सकते हैं कि ये ES6 में इंट्रोड्यूस कराया गया है, जिसको ES 2015 भी कहा जाता है। और इट कैन बी ट्रांसपाइल और कैन नॉट पॉलीफिल। अब ट्रांसपाइल क्या होता है और पॉलीफिल क्या होता है, इसके बारे में मैं अलग से एक ट्यूटोरियल बना दूंगा आपके लिए, जिसमें इन दोनों का यूज आपको बताऊंगा कि ट्रांसपाइल कैसे यूज करते हैं और उसके बाद पॉलीफिल कैसे यूज करते हैं। और इसको Node.js वर्जन 1.0 जिसको IOJS भी कहा जाता है, मतलब पहला वर्जन जो नोड था उसमें इंट्रोड्यूस कराया गया। और उसके बाद अप टू 10 वर्जन, अभी जो वर्जन है सब में ये अवेलेबल है। और मिनिमम वर्जन फॉर ब्राउजर क्रोम के लिए 39, फायरफॉक्स 27, सफारी का वर्जन 10 और माइक्रोसॉफ्ट एज 13, ये इसके सपोर्टेड वर्जन है जिसमें हम जनरेटर और यील्ड को यूज कर सकते हैं। तो ये थी इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन और ये थी इसकी एग्जांपल जो है यूज करने की। और ये प्रॉमिस बेस्ड हमें एपीआई को प्रॉपरली यूज करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पर इसके अलावा हम यहाँ पर jQuery को भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि jQuery को कैसे इसमें यूज करते हैं। तो अगर दोस्तों आप फेच एपीआई के साथ ज्यादा यूज टू नहीं है और आप jQuery को यूज करना चाह रहे हैं इसकी जगह, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं इंतहाई आसानी के साथ। सिंपली आपको करना क्या होगा, जिस तरीके से मैंने यहाँ HTML में jQuery 3.1 को ऐड किया हुआ है, तो इसी तरीके से आप उसको ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर फेच एपीआई की जगह पे आप $.ajax या $.get यूज करेंगे। फिर देन की जगह हम यूज करेंगे डन। और ये चूंकि ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, पूरा जेसन नहीं रिटर्न करता, तो यहाँ पर हम सिंपली इस तरीके से इसको रेस्ट जो है वो रिटर्न करेगा रिजल्ट को। तो यहाँ पर मैं इसको खत्म कर देता हूं ताकि वो डाउट्स जो है वो ना आए। और अब मैं यहाँ पर इसको सेव करता हूं। तो आप देखिएगा कि यही आउटपुट जो इससे पहले फेच एपीआई के साथ हमारे पास आ रही थी, $.get को यूज करने के साथ भी हमारे पास सेम वही आउटपुट आ रही है, कोई फर्क नहीं है। तो अगर आप इसको यूज करना चाह रहे हैं $.get, $.ajax, $.post, तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं जनरेटर्स के साथ बहुत ही आसानी के साथ। और सेम प्रोसीजर है जैसे फेच का। और प्लस ये हमारे पास अब एक डायनामिक फंक्शन बन चुका है। और इसके साथ हम जितने मर्जी लेट f इज इक्वल टू माई जेन, और यहां पर मैं एल्बम्स फोटोज क्वेश्चन मार्क एल्बम ID इज इक्वल टू 1, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं f.next। सिंपली मुझे इस कोड को सारे को कॉपी करना होगा, पेस्ट करेंगे और यहां पे I की जगह पे हम f लिख देंगे। तो हमारे पास ये डाटा जो है एल्बम्स का डाटा भी, जो कि फोटोज आ जाएंगे जिनकी एल्बम ID 1 है। तो थोड़ा सा वेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास 10 यूजर आ चुके हैं और 50 फोटोज आ चुकी हैं हमारे पास। आप यहाँ पर देख सकते हैं एल्बम आईडी जो है वो 1 है, एल्बम आईडी 1 है और इसका टाइटल ये है, यूआरएल उसकी ये है और थंबनेल यूआरएल ये है हमारे पास। तो दोस्तों ये था हमारे पास फंक्शंस जनरेटर। और अगर आप इसके बारे में मजीद स्टडी करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास मोजिला डेवलपमेंट नेटवर्क जो MDN है, यहाँ पर आप जरूर आइए, विजिट कीजिए और यहाँ पर आप और ज्यादा सीख सकते हैं इनके बारे में। तो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम असिंक अवेट के बारे में डिस्कस करेंगे, विच इज आल्सो अ प्रॉमिस बेस्ड समझ लें फंक्शन, जो कि सेम इसी तरीके से यूज किया जाता है जनरेटर्स की तरह, लेकिन उनका फंक्शन को उनका लिखने का तरीका, उनको एग्जीक्यूट करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट है। वो नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे। तो दोस्तों अब आपसे मैं इजाजत चाहूंगा और उम्मीद करता हूं कि मेरा ये ट्यूटोरियल आपको मेरे दूसरे ट्यूटोरियल्स की तरह पसंद आया होगा। आप इसको लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।